आप सभी को नमन करता हूँ। होली है, होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आपको देता हूँ। आपके जीवन में बहुत खुशियाँ, बहुत रंग लेकर ये होली आए। मुझे आपके मध्य बुलाया गया कि आपको हंसाऊँ। ये कोशिश दोनों तरफ से होगी तो कामयाब हो जाएंगे हम। मैं कोशिश करूँगा, आप हंसेंगे, तालियाँ बजाएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। मैं चाहता हूँ एक बार आप शुरू में माहौल दें, तालियाँ बजा दें। पहले भी आपके मध्य आया हूँ, अच्छा लगता है हर बार। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई गंभीर बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल आप अपना दर्द किसी को बताओ तो आपके दोस्त ही आपसे मज़े ले लेते हैं। वो जब पता आपको रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो जेलेंस्की परेशानी में अपना सिर खुजा रहा था, तो उसका दोस्त ही मज़े लेने लगा। बोला अब सिर में भी रूसी हो गई क्या। मेरी बातें थोड़ी सी देर में पहुंचती हैं, क्योंकि मामला ये है डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, आप तो सब इतने सारे डॉक्टर मुझे देख रहे हैं एक साथ, मेरी कंडीशन समझ सकते हैं क्या होगी। क्योंकि दिमाग, आपको क्या बताना आपके मध्य में कि शरीर का कौन सा अंग कैसे काम करता है, पर दिमाग शरीर का वो अकेला हिस्सा है जो जन्म से लेकर शादी होने तक काम करता है। इसलिए जो बात आपको अच्छी लगे पकड़ें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। राजनीतिक टिप्पणियां भी करता हूं, पर हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सारे दल एक से हैं। पहले भाजपा ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी कश्मीर में, वही पीडीपी आजकल इंडिया गठबंधन के साथ है। तब मैं कवियों का चरित्र बताने के लिए आपको दो पंक्तियां सुनाता हूं कि पहले भाजपा पीडीपी, आजकल इंडिया पीडीपी, क्या रखा है चिंतन में बैठ के बेटा बीडीपी। तो मैं भी ऐसे संस्थान में बीड़ी पीने की बात कर रहा हूं, पर ये मैं राजनीतिक दलों के खिलाफ कुछ ना कहने के लिए आपको बता रहा हूं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, होली की मस्ती का माहौल है, कोई किसी दल से जुड़ा हो तो थोड़ी देर के लिए भूल जाए। मैं तो वैसे भी मोदी जी के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं बोल सकता साहब, क्योंकि वो 74 साल की उम्र में भी इतने ताकतवर हैं कि आज भी दांतों से अखरोट तोड़ देते हैं, बशर्ते अखरोट पर किसी विपक्षी दल का नाम लिखा हो। तो इसलिए राजनीतिक टिप्पणियां कम करता हूं। अभी तो पीछे कोरोना गया, पत्नी को, दरअसल हम कवि लोग घरों में रहते नहीं, अक्सर कई सम्मेलनों में बाहर रहते हैं, लंबे समय तक इतने एक साथ घर में रहना पड़ा, तो पत्नी को नए सिरे से जानने का मौका मिला। वो उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी मैं समझता था, उससे ज़्यादा थी। मेरे पास आई एक दिन, बोली जी मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ। अब 24 घंटा कई महीनों से घर में पड़े, फिर भी सपनों में। मैंने कहा नहीं, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ, मैं तो एक घंटा पालता ही नहीं। पति पत्नी के संबंधों में ऐसी बात होती है। एक छोटी सी कविता से शुरुआत करता हूँ। जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, तो उसके दोस्त ने दुख प्रकट करने के बजाय उसको सलाह दे डाली कि खराब मुकद्दर से पीछा यूं ना छूटेगा, हर 4 महीने बाद घुड़चढ़ी अपनी घोड़ी खरीदी क्यों नहीं लेता, किराए में कहाँ तक लुटेगा। सलाह काम कर गई, पर हाय रे मुकद्दर, 4 महीने बाद वो घोड़ी भी मर गई। देखिए, आप संकोच के साथ कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, सारा लोड उन्हीं पर है। मैं चाहता हूं इस लोड को सब लोग मिल के बांट लें, तो सब कोई बात आपको अच्छी लगे, क्योंकि हमारे पास कोई वाद्य यंत्र तो है नहीं, गाने का कोई साधन नहीं है, यही शब्द हैं। आपका समर्थन सहारा मिलता रहेगा तो हम दुगने उत्साह से आपको सुनाते रहेंगे। वो मुझे याद है, एक आदमी हवाई जहाज़ में चढ़ रहा था, तभी उसके कानों में आकाशवाणी हुई, इस हवाई जहाज़ में मत चढ़ना, ये क्रैश हो जाएगा। वो डर गया, रेल में चढ़ने लगा, फिर आकाशवाणी हुई, इस रेल में मत चढ़ना, ये पटरी से उतर जाएगी। फिर डर गया, बस में चढ़ने लगा, फिर आवाज़ आई, इस बस में मत चढ़ना, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। उसने ऊपर की तरफ देखा और पूछा, भाई तू चीज़ क्या है जो मुझे बार बार टोक रही है। ऊपर से फिर आवाज़ आई, मैं एक रूहानी ताकत हूँ
जो हर हाल में तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ। उसने तुरंत कहा, तो और रूहानी ताकत, तो उस दिन कहाँ मर गई थी जिस दिन मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था। ये हो जाता है जी। मेरा तो एक दोस्त है, बेचारा पति है, हालांकि बेचारा कह लो या पति कह लो एक ही बात है। पिछले दिनों बहुत परेशान था, मेरे पास आया, बोला वेद भाई क्या करूं, पत्नी आजकल मेकअप पर इतना खर्चा कर रही है कि उसके मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा तो पत्नी को मेकअप का खर्चा मत दिया कर। बोला फिर बिना मेकअप के पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। टेंशन एक थोड़ी है जी। अच्छा, हम तो दिल्ली में रहते हैं और आप जानते हैं कि दिल्ली में आजकल वातावरण का, प्रदूषण का क्या हाल है। दिल्ली के नागरिक को इस पर बोलना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी है इस स्थिति को ठीक करने के लिए। एक बात कहना चाहता हूं मैं, आपने वीर रस के कवि सुने होंगे, वे माइक पर आएंगे, आते ही पाकिस्तान की छाती पर चढ़ जाएंगे। पर हम हाथसरफ वालों को ये काम करने में एक पंक्ति खर्च करनी पड़ती है, बस उसी में अपना काम हो जाता है। मैंने लिखी पिछले दिनों, अब की बार मामला सारा आर पार कर देंगे, लाहौर कराची तक दिल्ली एनसीआर कर देंगे। और डॉक्टर साहब हमने कर दिया। पॉल्यूशन में हमारे यहाँ AQI 500 था तो लाहौर कराची में 1200 था। तब कहना चाहता हूं मैं, दिल्ली आजकल अपने हर आने वाले मेहमान का 21 सिगरेटों की सलामी देकर स्वागत करती है। हालत ये है, मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मजबूरी में इसलिए जिंदा रहना पड़ा क्योंकि हमारे देश में एक परंपरा है अंतिम सांस लेकर मरने की। उनको लेने के लिए अंतिम सांस ही नहीं मिली। हालत ये थी हवा की। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छी सलाह दी। उसने कहा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हर पेड़ के आगे लिखवा देना चाहिए कि हमको पेड़ों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम पेड़ों के पीछे करते हैं। ये स्थिति है जी। बहुत अच्छा अभियान चला, माँ के नाम पर पेड़ लगाइए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एक नहीं 10 लगाइए, पर पत्नी का क्या कसूर है? उसके नाम पर पेड़ नहीं तो कम से कम हरा धनिया ही लगाइए, महंगाई से तो छुटकारा मिलेगा। हालत ये है, मैं कितने बड़े संस्थान में आपके मध्य हूँ, आप लोगों ने न जाने कितने लोगों का जीवन बचाया है, पर स्वास्थ्य पर जो महंगाई का हाल है आप जानते हैं क्या है स्थिति। मैं पिछले दिनों बीमार पड़ा तो मैंने आयुष्मान योजना का लाभ लेना चाहा। अच्छा, मुझे मिडिल क्लास वाला कहकर रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया, उसका बिल भरा, तब जाकर मैं आयुष्मान योजना लायक हुआ। स्थिति ये साहब, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, स्कूलों में आप महंगाई पर देखिए क्या हो रहा है। वो 2 गुंडे बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे, यार हम ये कितना घटिया काम करते हैं, बच्चा उठाते हैं, अपहरण करते हैं, फिर माँ बाप को फ़ोन करते हैं, फिर पुलिस से छुपते फिरते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि स्कूल खोल लें? माँ बाप आएंगे, वहीं पैसे दे के जाएंगे पेरेंट्स मीटिंग में। पहली बार ऐसा होगा उन्हें लूट की रसीद भी मिलेगी। मैं तो एक स्कूल मॉल में गया, मॉल ही हो गए डॉक्टर साहब आजकल ये, अंदर किताबों की दुकानें से लेकर टूरिस्ट वाले तक बैठे हुए हैं। बस एक फ़र्क है मॉल में और स्कूल मॉल में कि मॉल में आपकी जाते हुए तलाशी ली जाती है और स्कूल से बाहर निकलते हुए कहीं ये दिमाग में एजुकेशन लेकर तो नहीं जा रहा। ये हालत है। व्यंग की कुछ पंक्तियां मैंने कही थी। पिछले महीने की 25 तारीख को 50 का नोट जेब में डालकर मैंने सब्जी वाले से कहा, हरी सब्जियों के भाव बताओगे? मैंने सब्जी वाले से कहा, हरी सब्जियों के भाव बताओगे? उसने कहा बता दिए तो पीले पड़ जाओगे। अरे महीने के आखिरी दिनों में हरी सब्जियां खरीदोगे? बैठे ठाले पुलिस से पंगा लोगे? वो जल्दी में हुए किसी भी चोरी या डाके में तुम्हें धर सकते हैं और खर्चे के चर्चे हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, ईडी वाले भी रेड कर सकते हैं कि इस आदमी ने इन दिनों भी सब्जी पकाई। अब सवाल ये उठता है इसके पास इतनी वाइट मनी कहाँ से आई? हमने कहा यार लेक्चर मत पिलाओ, हमारे पास 50 हैं, तुम तराजू में सब्जियां चढ़ाओ। उसने सब्जियों की बजाय नजरें हम पर चढ़ाई और बोला सब्जी मंडी का इतिहास गवाह है भाई
कभी किसी 15 तारीख के बाद तुम्हारी आत्मा तक इधर नहीं आई। आज तू आया है, सच बता, ये 50 का नोट तू कहीं अपनी मुनिया की गुल्लक की हत्या करके तो नहीं लाया है? सुनकर बात दिमाग में फंसी। अरे ये दुकानदार है या ज्योतिषी? मैंने कहा यार मान गया, पर गुल्लक फोड़ने का राज तू कैसे जान गया? बोला हमें तो हर ग्राहक की औकात का पता है, लेकिन अपनी कौन मानता है। लोग तो दुकानदार समझकर आगे बढ़े जाते हैं। गुल्लक फोड़ने के समाचार मेरे शहर में अखबारों में नहीं, चेहरों पर पढ़े जाते हैं। ये मैंने कुछ जो मेरी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि महंगाई के खिलाफ कवि को बोलना चाहिए। मैं तो पिछले दिन पहले दिल्ली में रहता था, आजकल मैं नोएडा में रहने लगा। दिल्ली बहुत महंगी पड़ती थी। असल में यूपी में एक फ़ायदा है आपको रिवॉल्वर का भी मज़ा लेना हो तो खाली मुंह से ठाएं ठाएं कर लो। रिवॉल्वर लाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ गुजारा हो जाता है। तो मैं वहाँ से आ रहा था एक जगह कवि सम्मेलन में, मुझे रास्ते में पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। चेक पोस्ट में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे। मुझे रोककर मेरा नाम पूछ लिया, तभी वहाँ एक महिला आ गई रिपोर्ट लिखवाने। बोले जी मेरे पति कल शाम से घर नहीं आए, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। पुलिस वाले ने कहा क्या नाम है उनका? कहने लगी कल जब घर से गए थे ना तब तक तो बदरुद्दीन था, पर ये उत्तर प्रदेश है, हो सकता है आज रामदीन हो गया हो। स्थिति ये रात दिन ट्रंप कर रहा है कि टैरिफ लगा देंगे, ये टैरिफ लगा देंगे, वो टैरिफ वो हमारे कामों को जानता नहीं है। अगर हमने रुपये का नाम बदल कर डॉलर कर दिया तो फिर क्या करेगा वो? हमारे तो सारे काम इतने आसान हैं साहब। ये टीवी देख देख कर पुलिस वाले भी इतने तेज हो गए हैं आजकल। जो डिबेट शाम को आग लगनी शुरू होती है 6 बजे घर में, सच बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे रोक लिया तो मुझसे गाड़ी के कागज़ मांग लिए। कागज़ मेरे पास थे नहीं, गुम हो गए थे। मैंने कहा भैया कागज़ तो कहीं है नहीं, गुम हो गए हैं, वो मेरे पास थे तो सही। तो ये डिबेट देखकर पुलिस वाले भी इतने शार्प हो गए, तो मुझसे बोला ऐसा है तो एक बार संबित पात्रा को फ़ोन कर लो, जो कागज़ कहीं नहीं मिलते उनके पास मिल जाते हैं। जिन समस्याओं पे बोलना होता है उस पर टीवी बोलता नहीं, हमारी आपकी समस्याओं पर आग लगाना शुरू कर देता। हालत ये है, बहुत कड़वे मन से कह रहा हूँ मैं, आपने जो स्थितियाँ उनकी देखी होंगी, आजकल तो सब तरह की बदतमीजियाँ होने लगी हैं वहाँ पर। एक यूरोप का कुत्ता इंडिया आया 3 दिन के दौरे पर, जैसे चीते आए थे वो, रात दिन उसी का चर्चा डिबेट हो रही हैं। तो उसके इंडिया आते ही होटल पहुँचने से पहले ही टीवी वाले उसको डिबेट में ले गए अपनी में। आधे घंटे बाद उसका नंबर आया तो एंकर ने उससे पूछा आपको इंडिया आकर कैसा लगा, 3 दिन में आप क्या करेंगे? वो बोला मैं 3 दिन में वापस नहीं जा रहा, मैं ज़िंदगी भर यहीं रहूँगा। एंकर ने कहा है आपके देश यूरोप में इतने सुंदर सुंदर हैं, आप वहाँ से आए, आखिर इंडिया में ऐसा क्या है जो आप ज़िंदगी भर यहीं रहोगे? कहने लगा हमारे यहाँ इतना भौंकने की छूट नहीं है। ये हालत है। और मित्र एक कविता सुना देता हूँ। अभी भी लोग आ रहे हैं तो आदमी को पता नहीं चलता वो कैसी संगत में फंस जाता है। होली की मस्ती में सुनना इसको, ये मत सोचना कि मैं लीवर के हॉस्पिटल में सुना रहा हूँ, क्योंकि कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है। वो मुझे ध्यान है, एक आदमी बहुत ज़्यादा पीकर गिरता पड़ता हुआ घर पहुँचा। अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया कल कहाँ से इतनी पीकर आया था? कहने लगा कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। पत्नी ने कहा किनके साथ बैठ लिया? बोला हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। हाँ, इस पर तो आपकी तालियां आनी चाहिए। देखिए आपकी तालियां वास्तव में बहुत कम है। आप और आपके पास कोई और दूसरा उपाय भी नहीं है मेरे अलावा हंसने के लिए। हाँ अच्छा, वो पीने वालों से मुझे ध्यान आया जी, 4 पियक्कड़ एक मुर्दे को कब्रिस्तान में ले जा रहे थे, तो एक का पाँव एक कब्र के ऊपर पड़ गया। दूसरे ने टोक दिया, बोला अरे देख के चल नीचे मुर्दा है। पहले वाला बोला ऊपर भी हमने कौन सा वर्ल्ड कप उठा रखा है। ये स्थिति होती है। मैं तो एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, एक बच्चों का चैनल आता है पोगो, देखा है आपने? वो उसको भी पियो और जियो पढ़ता था। ये हालत थी जी। अच्छा आप अच्छा काम कर लो, दुनिया का बहुत अच्छा काम कर लो, आपके मुकद्दर में बुराई मिलनी लिखी है तो मिल जाएगी, आप बच नहीं सकते। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया था। जितने भी हमारे एक्सप्रेस हाईवे थे
वहाँ से शराब की दुकानें हटा दी, बहुत एक्सीडेंट होते थे। पर मुकद्दर में बुराई मिलनी लिखी थी, बच नहीं सके मोदी जी भी। एक लुगाई बैठे बैठे मोदी जी को सुना रही थी, बारीक बात है, पकड़ लेंगे तो झूम उठेंगे। एक लुगाई बैठे बैठे मोदी जी को सुना रही थी, अरे मोदी तूने ये क्या कर दिया, अरे मोदी तूने ये क्या कर दिया। पहले अच्छा खासा बाहर सड़क पर ही पड़ा मिल जाता था, अब ढूंढो गली गली में। वो दो दोस्त आ रहे थे हाईवे से, तो एक का मूड बन गया, बोला यार दो दो घूंट लग जाए तो मज़ा आ जाए। उसने कहा देख ये हाईवे है, दुकानें तो है नहीं, वो तो अंदर चलेगी 500 मीटर 1000 मीटर, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा, तो पीने वालों की अपनी बात होती है। पहले वाला बोला यार एक बार अंदर जाना ही तो है, फिर तो वहीं से हाईवे शुरू। तो रावण का जो दिल्ली आकर हाल हुआ, मैं सुनाता हूँ आपको एक कविता। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी बात कर रहे हैं। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति वो दशानन आनन फानन में सीधा दिल्ली आ गया। अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति वो दशानन आनन फानन में सीधा दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी, ओला करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। निराश मायूस लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया। बोला भाई साहब आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वो तो भला हो मंदोदरी का, 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था, वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरफ जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन 100 रुपये में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। मैंने कहा राम को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मज़े ले रहे हैं। और अगली पंक्तियों पर आपका समर्थन चाहता हूँ। मैंने कहा राम को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मज़े ले रहे हैं। वो त्रेता होगा जहाँ राम को सताने पर मातम पुरसी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपये में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तू खाकर आ। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। मैंने कहा क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा तुम्हारे पास तो 100 रुपये का नोट था। सुनते ही रावण रुआंसा हो गया, पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। कहने लगा मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपये पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। अगले ने 70 रुपये पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। पर अब मुझे कोई गिला नहीं है, अब मैं ये ही सोच कर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल होता, तो मेरा क्या हाल होता। और एक बहुत छोटी सी और कविता नेताओं और पुलिस के संबंध पर, विशुद्ध एक सिचुएशन कविता है, आपको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। अनोखे लाल का पड़ोसियों की जलन, मालिक का गर्व वाला 55 इंची टीवी चोर ले गए। अनोखे लाल का पड़ोसियों की जलन, मालिक का गर्व वाला 55 इंची टीवी चोर ले गए। अनोखे लाल को दुख और पड़ोसियों को खुशी दे गए। रपट लिखवाने अनोखे लाल चला गया थाने, तो थानेदार ने कहा पहली बात तो तूने वो टीवी लाकर पड़ोसियों को जलाया ही क्यों, और जलाया तो यहाँ आया ही क्यों, उन्हीं के पास जा। थानेदार को पता नहीं था अनोखे लाल की पहुँच ऊपर तक है।
जब उसने अपना जलवा दिखाया तो थानेदार भागा भागा उसके घर आया, बोला सर माफ़ कर दो, आपको पहचान नहीं पाए पर अब पहचान गए हैं। आपका टीवी आपको आज ही मिलेगा, बस एक छोटी सी दिक्कत है, थाने में इस वक्त 55 इंची का कोई सेट नहीं है, 165 या 80 इंची चलेगा। और इस घटना से अनोखे लाल को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अगले ही दिन उसकी वो अलमारी खो गई जो आज तक उसके घर में आई ही नहीं। फिर तो अनोखे लाल बड़े खुश हुए, क्योंकि बारी बारी से उसके फ्रिज, टीवी और लैपटॉप चोरी हुए। अब नेताओं के संबंध और पुलिस के प्रबंध से भाई साहब के पास सब कुछ है। हाँ, जिसका मुकद्दर खुलता है ऐसे ही खुलता है। सुना है उस निपट कुंवारे अनोखे लाल की कल ऐसी पत्नी खोने वाली है जिसका हुलिया थानेदार की घरवाली से हूबहू मिलता है। मेरे ख्याल से पर्याप्त हो गया। होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।